हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदवर्थ स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। मैं फिर से दोस्तों आपके साथ जुड़ चुका हूं डे 2 में। दोस्तों आज जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में हमने समझा कि भाई जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, आज हमें समझ डालना है कि भाई इटली का कैसे हुआ और साथ ही साथ हमें ब्रिटेन पे भी चर्चा करनी है। ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये सब आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ऐसा रहता होगा, ठीक है ना। वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा आज, ओके। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर को आज कंक्लूड कर दें, ओके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और किसने इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी, तो वो थे ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, है ना, ओटो वन बिस्मार्क, ओके। दोस्तों जो आज की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, ओके दोस्तों, ओके सर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए आप सभी को यहां पे जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो इटली है ना दोस्तों, वो टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ था। अगर हम अज्यूम करें कि ये इटली है, हालांकि आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा, ये इटली है, तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, 3 पार्ट में। और ऐसे तो छोटे छोटे पार्ट में बटा ही हुआ था, लेकिन जो मेनली 3 पार्ट में ये बटा हुआ था। तो बीच वाला कौन ले गया दोस्तों? बीच वाला ले गए पोप। वो जो चर्च में जो फादर होते हैं ना, जो काफी ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोप, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके ऊपर आइए, इसके बाद हम बात करें तो पोप के जस्ट ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर, और पोप के नीचे यहां पे आ जाएगा स्पेन, ओके। अब ये मत समझना कि स्पेन है, स्पेन ही कब्जा किए हुए, नहीं, इसका एक अलग एम्पायर था, इसने कब्जा कर रखा था, ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या था इस पूरे यूनिफिकेशन प्रोसेस में, कि जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, पोप है, और यहाँ पे स्पेन एम्पायर है, तो इन तीनों को एकजुट करना, और तभी ना बनेगा यहाँ पे इटली भैया, तभी ना यहाँ पे आपके पूरी इटली का निर्माण होगा। तुम लोग क्या करते हो, काफी जो कॉन्सेप्ट होता है तुम लोग को उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाई 3 पार्ट में बटा है इटली, सबसे ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर, फिर पोप, और उसके बाद स्पेन, ओके। तो भाई इटली को एकजुट करना है, इन तीनों को मिलाना है, ठीक है। लोगों में दोस्तों नेशन स्टेट की भावना जगानी है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये करेगा कौन? क्या फरिश्ते आएंगे? नहीं ना, इसको कौन करेगा? आपको बता देता हूं कि इसी के जस्ट बगल में सर्डिनिया पिडमोंट एम्पायर के राजा किंग विक्टर इमैनुअल टू की जिम्मेदारी थी कि इटली को यूनिफाई करे। हालांकि एक बात बताता हूं, जैसे कि हम बात करें दोस्तों अगर इंडिया की, है ना, जैसे कि जब ब्रिटिश एम्पायर था, ओके, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा अपलिफ्ट नहीं होने दे? मुगल एम्पायर की, ओके। ब्रिटिशर्स को भगाने की जिम्मेदारी किसी की थी? कि मुगल की, क्योंकि जो यहाँ पे नेशनल स्टेटस पाया हुआ था, जो एक वजूद था यहाँ पे इंडिया का कि भाई इंडिया में भी कोई नेशनल पावर है, वो उस समय तो मुगल का ही था। आपको पता है, धीरे धीरे उनका पतन हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? उनकी थी। तो यहां पे भी दोस्तों किंग विक्टर इमैनुअल टू की जिम्मेदारी बनती थी। तो इसने ऐसा किया या नहीं किया, ये बात उठती है यहां पे, ओके। किसकी जिम्मेदारी थी दोस्तों? तो किंग विक्टर इमैनुअल टू, ओके दोस्तों। अब देखिए, अब हम आगे की बात करेंगे, ओके। फिलहाल आप लोग इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो बातें यहां की, अब उसको मैप में समझेंगे, ओके। देखिए इसके बाद की दोस्तों हम लोग बात करें अगर, देखिए तो भाई आप देखिए, ये है टोटल आपका इटली, ओके। ये है दोस्तों आपका इटली, इधर एड्रियाटिक सी और इधर टाइरियन सी, और ये नीचे में पूरा मेडिटेरियन सी देखिए, है ना, उधर पूरा इधर मेडिटेरियन सी, ओके। अब देखिए यहां पे बात करते हैं, ये हो गया दोस्तों आपका पूरा इटली हो गया। जो ऊपर में ऑस्ट्रियन लेके चले गए, बीच में पोप लेके चले गए, और नीचे जो बचा वो
स्पेन एम्पायर का वहां पे कब्जा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बात यहाँ पे उठती है कि भाई कौन करेगा इटली को यूनिफाई, तो सर्डिनिया पिडमोंट, यही आपका है सर्डिनिया पिडमोंट के एम्पेरर किंग विक्टर इमैनुअल टू, किंग विक्टर इमैनुअल टू, किंग विक्टर इमैनुअल टू, ओके, इनकी जिम्मेदारी है कि ये करेंगे। चलिए यहां तो बात हो गई। एक मैंने गुसी सी इमेजिनी का यहाँ पे फोटो इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपको याद आ जाए वापस से यहाँ पे कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना की थी गुसी सीपी मैजनी ने, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी जिसने इटली को एक करने की कोशिश की वो थे गुसी सीपी मैजनी। लेकिन क्या ये सफल हो पाए, काफी हद तक हो गए थे, लेकिन किसी कारण से फिर इनको काफी टाइम जेल भी भेजा गया, ये जेल भी गए उस रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस में। लेकिन चलिए एक भावना तो प्रकट करके गए लोगों के दिल में, तभी तो ये बात उठ रही है कि इसको यूनिफाई करना है। तो किंग विक्टर इमैनुअल टू ने क्या किया दोस्तों, यहां पे मोर्चा बांधा और अपने मिशन में आगे बढ़े। इस क्रम में दोस्तों इन्होंने क्या किया, किंग विक्टर इमैनुअल टू ने, इन्होंने गैरीबैल्डी का सपोर्ट लिया, गैरीबैल्डी, और यहां पे एक और है केवर, ओके। देखिए समझिए बात को, वहां तक तो आप समझिए, यहां तो आप समझ ही चुके हैं दोस्तों कि किंग विक्टर इमैनुअल टू क्यों, ओके। अब देखिए सर्डिनिया पिडमोंट, ये हो गया किंगडम ऑफ सर्डिनिया, क्योंकि सबसे बगल में जो सबसे अच्छा खासा समृद्ध एम्पायर था वो यही था, इसकी जिम्मेदारी थी इसको क्या करे, यूनिफाई करे। तो इन्होंने काम पे लगा दिया किसको, सबसे पहले इन्होंने लगा दिया गैरीबैल्डी को, गैरीबैल्डी को, और दूसरा केवर, केवर। अब दोनों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। इनको ये क्या थे, ये थे सीएम, ओके, और ये भी ये थे सीएम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो वही केवर को काम पे लगा दिया और गैरीबैल्डी को काम पे लगा दिया। तो केवर ने सबसे पहले जो ऊपर में आप देख पा रहे हो यहां पे कि ऑस्ट्रिया का यहां पे पूरा एम्पायर है, यानी कि इटली का जो ऊपर पार्ट ऑस्ट्रिया लेके गया था वापस से उसको मिला लिया, किसने, केवर ने। किसने मिलाया, केवर ने। तो इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, केवर को जाना चाहिए। भाई बात बचती है यहाँ पे, अब नीचे के दो पार्ट को लेना है, नीचे के दोनों पार्ट को यूनिफाई करना है। ऊपर तो हमने ले लिया ना, अब नीचे के दोनों पार्ट को यूनिफाई करना है। तो नीचे कौन था भैया, कौन था, नीचे था स्पेन। अब इससे कैसे लिया जाए, तो इसके लिए भेजा गया गैरीबैल्डी को। इसने बहुत ही ज्यादा साहस करके पूरे जो इस स्पेन एम्पायर को यहां से हटाया और वापस से इसको इटली में जोड़ा, ओके ना, इस पर्टिकुलर टेरिटरी को वापस से इटली में जोड़ा। तो एक का काम हो गया और दो का भी काम हो गया, बचा बीच में तीन, बीच में तीसरा बचा पोप। अब देखिए कहा जाता है ना कि तुम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, एक बार शेर को मार दोगे ना, एक बार तुम शेर को मार दोगे तो गिदड़ तो ऐसे ही भाग जाएगा, ठीक है। तो भाई ऊपर से दोनों को तो मार ही गिरा है, अब नीचे ये रहेंगे यहाँ पे। तो इनको इनके साथ ट्रीटी कर ली गई, इनको बोला गया कि ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए चर्च वर्च बनवाएंगे, तुम लोग यहाँ रहो, ठीक है, हमारे अंडर में रहो। लेकिन तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन हो गया सफल 1800, डेट मत भूलना, डेट मत भूलना, तुम्हें बार बार बोल रहा हूं 1867, ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। आप लोग डेट ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले केवर ने किया 1867 में और गैरीबैल्डी ने किया 1871 में, ओके। एक बार डेट तुम लोग मिला लेना, ठीक है, डेट एक बार तुम लोग जरूर मिला लेना, ओके दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब ये है किंग विक्टर इमैनुअल टू, सर्डिनिया पिडमोंट के राजा थे, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली तुम सभी को समझ में आ चुका होगा और आपको मैं इसके मेन सितारों से मिलवा देना चाहता हूं। सबसे पहले किंग विक्टर इमैनुअल टू, अगर ये ना होते तो ये दोनों भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन केवर और गुसी सीपी गैरीबैल्डी के वजह से ही ये सब सफल हो पाया, ओके। कोई दिक्कत इसमें। गुसी सीपी गैरीबैल्डी के अगर इतिहास की बात की जाए ना तो गुसी सीपी मैजनी के साथ ये भी उन्हीं के साथ वाले थे, ठीक है ना। जिस रिवॉल्यूशन में वो जेल गए थे उसमें ये भी गए थे और
ये बहुत ही आगे तक निकल गए, हालांकि गुइसेप्पी मैजनी का योगदान हम भूल नहीं सकते हैं, द फादर ऑफ यंग इटली, और यू कैन से द फाउंडर ऑफ यंग इटली। ओके, लेकिन भाई इतिहास चुनिंदे लोगों को जगह देता है, तो इन दोनों को जगह मिली है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इटली का ये मैप है यूनिफिकेशन के पहले और इटली का ये मैप है यूनिफिकेशन के बाद। ओके दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं ना? ठीक है, तो भाई यहां आप देख रहे हो कि ऊपर वाला ऑस्ट्रिया लेके चला गया है, ये है पोप पैपल स्टेट लिखा है ना यहाँ पे, और उसके बाद किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे स्पेन ही समझो इसको। ओके, तो भाई 3 पार्ट में बटी है इटली, सबको एकजुट कर दिया केवर गैरीबल्डी और विक्टर इमैनुअल टू मिल करके, सबको एक कर दिया। ओके, इधर ऑस्ट्रिया भी गया बाहर और स्विट्जरलैंड तो ऊपर है ही। ओके, देखिए 1866 में तुमको बोला था ऑस्ट्रिया का, और 1870-71 के आसपास में नीचे से स्पेन को एकजुट कर लिया और इसको मिला लिया अपने में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने से मत कतराइए भाई, क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जाएगा तो फिर आप कितना नहीं भी पढ़े रहोगे तो भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा, टेंशन नहीं लो। अब देखिए यहां पे बात आती है दोस्तों, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हम लोग देखते हैं कि भाई जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ओके, फ्रांस का भी हुआ है ना, फ्रांस का भी हुआ, एक मिनट इसको ऊपर डालते हैं, फ्रांस का भी हुआ। तुमको बताया था ना मैंने कि अरे भैया वो जो बोर्बन डायनेस्टी के जो किंग आए थे लुइस फिलिपी, उन्होंने क्या किया था, एक कुछ नए नॉर्म्स बनाए थे अपने जनहित में, तो भाई एक तरीके से यूनिफिकेशन हो ही गया था उनका। उसके बाद जर्मनी का करवा दिया बिस्मार्क ने, और इटली का करवा दिया यहाँ पे गैरीबल्डी और केवर ने। तुम लोग नाम भी बगल में लिखते जाना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखिए यहाँ पे बात होती है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? हम सभी ने देखा कि भाई फ्रांस, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ रिवॉल्यूशन से। इन सब के पीछे एक ही प्रोसेस किया गया जो था रिवॉल्यूशन। लेकिन भाई अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इसका केस स्ट्रेंज क्यों है? इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। इसमें दिमाग बोलते हो ना, दिमाग बहुत लगाते हैं ये लोग। ये जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। इनकी शुरू से पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, चाहे ये किसी बेसिस पे डिवाइड करना चाहे आपको, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस हो दोस्तों, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो फेथ पर्सनल फेथ के बेसिस पे हो, किसी भी तरीके से आपको अलग करवा ही देंगे, आप समझ में नहीं पाइएगा। तो यही हुआ कुछ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ। दोनों की बात आपसे करूंगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो ये है आपके सामने पूरा एक मैप ग्रेट ब्रिटेन का। भाई ग्रेट ब्रिटेन क्या, देखिए सबसे पहले समझना है हम लोगों को यहाँ पे सबसे टॉप। अगर आप आज की बात करोगे ना, अगर आप यूनाइटेड किंगडम का नक्शा देखोगे अगर आज का, तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा स्कॉटलैंड, आपको उसके नीचे मिलेगा वेल्स मिलेगा, ठीक है ना, वेल्स यहाँ पे आपको बीच में क्या मिलेगा, वेल्स मिलेगा, और नीचे आपको मिल जाएगा इंग्लैंड। नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिल जाएगा दोस्तों आपको इंग्लैंड, ये रहा इंग्लैंड। ओके भाई आप सोचते होंगे कि भाई ये सब एकजुट कैसे हुआ? यूनाइटेड किंगडम में तो यहाँ पे आयरलैंड भी है, यहाँ पे आयरलैंड भी है ना, ये सब एक कैसे हो गया सर? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक कैसे हुआ? तो समझिए हुआ क्या दोस्तों कि स्कॉटलैंड वाले जो थे ना, ये जो इंग्लैंड है बहुत ज्यादा ये चालू है, बहुत ज्यादा चालू है, ठीक है ना। समय था दोस्तों, देखिए ये चालू कैसे, किस टर्म में है? दिमाग। ओके दिमाग इसके पास बहुत ज्यादा है। इसने देखा कि भाई जो स्कॉटलैंड है ये सब लिंग्विस्टिक बेसिस पे सब अलग अलग है, सब लड़ रहा है आपस में, सब टुकड़ों में बटा हुआ है, सब क्या है, टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको ऐसा करते हैं कि अब इसके दिल के टुकड़े इतने हो ही गए तो हम इसे अपने ही दिल में जोड़ लेते हैं। तो इसने इस तरीके से दोस्तों स्कॉटलैंड को भी जोड़ लिया।
ठीक है ना, स्कॉटलैंड को सबसे पहले जोड़ा। फिर इसने आयरलैंड में देखा कि भाई वहां की जनता कमजोर पड़ रही है, अच्छा मौका है, ये मौका काफी ज्यादा अच्छा है, तो भाई आयरलैंड को भी जोड़ लिया जाए और इसे भी, अच्छा स्कॉटलैंड में पहले आते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है अभी। स्कॉटलैंड को जोड़ा, ठीक है ना, स्कॉटलैंड को जोड़ा दोस्तों, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जोड़ डाला, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट, समय भी देखना पड़ेगा ना कि भाई, हाँ ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे किसको जोड़ा गया दोस्तों, स्कॉटलैंड को जोड़ा गया। इसको जो जोड़ा तो ये एक एग्रीमेंट के तहत द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब इसके बारे में कैसे जोड़ा, कितना ज्यादा उसमें क्या क्या हुआ, वो सब समझने का टाइम अभी नहीं है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सिर्फ उसको पढ़ो ना, आपको उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले किसको जोड़ा गया, स्कॉटलैंड को। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया आपका, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 तैयार हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आयरलैंड पे नजर डाला, आयरलैंड पे नजर डाला, यहां भी देखा कि यहाँ की जनता कमजोर पड़ रही है, तो हम लोग ऐसा करते हैं इस दोनों को अपने में ही मिला लेते हैं। तो भाई आज अगर आप जो बोलते हो ना आज यूनाइटेड किंगडम, जो दोस्तों आज आप बोलते हो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, तो भाई ये कैसे कैसे हुआ आप देख लीजिए। 1707 में उसको किया, 1801 में, ठीक है, आप डेट्स मत भूलना बच्चों, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, 1801 में, 1801 में क्या क्या हुआ जी, आयरलैंड को जोड़ा गया। तो तब जाकर के ये दोस्तों पूरा का पूरा बन गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं आगे। इसको मत भूलिएगा, द एक्ट ऑफ यूनियन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करें तो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। लेकिन एक बात तुमसे बोल देता हूं, फिर से तुम लोग यहां लिख लेना कि भाई स्कॉटलैंड को कब जोड़ा गया, 1707। और ये किसके तहत जोड़ा गया, तो द एक्ट ऑफ यूनियन, यही जो तुम सामने देख रहे हो, द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। उसके बाद आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया 1801 में, आयरलैंड पे 1801 में कब्जा कर लिया, अतः इसको भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया। तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म जो कि आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भाई, इसको बहुत ही मजे से कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले बता दूं आपको, इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटो क्या था, ये चैप्टर किस एम पे बेस्ड है बताइए। मेन मुद्दा क्या है इसका, नेशनलिज्म, नेशनल यूनिफिकेशन ही इसका मेन एजेंडा है। क्या बोला मैंने, नेशनलिज्म, ओके। आप ऐसे बोलो या फिर नेशन स्टेट, ओके, नेशन स्टेट इसका प्राइमरी मेन था, ओके, एम था, सॉरी। तो नेशनलिज्म भाई सब कुछ सही चल रहा था, इसके तहत आपने फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, यूके को, सबको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन भाई ये जो इन लोगों की पहल थी, एक अजब टाइप का माइंडसेट क्रिएट कर दिया इन लोगों के दिल में। इन लोगों को लगा कि भाई अब यूनिफिकेशन हो रहा है तो क्यों ना पूरी दुनिया को ही एक कर दिया जाए। हाँ तेरी के समझ रहे हो। फिर उधर से बोला रशिया, बोला इधर से रशिया, फिर जर्मनी, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, या फिर इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। सब बोला कि भाई नेशनलिज्म इज ओके, बट हम इससे कुछ सीखे हैं, हम इस नेशनलिज्म से कुछ सीखे हैं कि क्यों ना जब छोटे छोटे स्टेट मिलके कंट्री बन रही है तो कुछ छोटे छोटे कंट्री को मिला करके एक बड़ी सी कंट्री बनाते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी कंट्री बनाते हैं यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नेशनलिज्म का साइड इफेक्ट अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोन भी अच्छी चीज है,
लेकिन अगर आप सही से यूज करो तब ना, कोई भी जो रिसोर्स है आपके पास अच्छा होता है, बट आपको यूज करने आना चाहिए। तो भाई नेशनलिज्म का यहाँ पे बहुत ही दुरुपयोग किया गया, अतः ये इंपेरियलिज्म में बन गया। अतः कि भाई जो देश है सब हमारे हैं, तो बड़े बड़े पावर्स जैसे कि रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये सब बोले कि भाई ऐसा है कि हम सब हथियार लेंगे, हम सब अपने अंदर रख लेंगे, और इन तीनों में बहुत ही भिड़ंत हो जाती है अच्छी खासी। और इसी का नतीजा है दोस्तों क्या, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बताता हूं। इनके इस इनिशिएटिव का नतीजा क्या हुआ बताइए, इनके इस इनिशिएटिव का नतीजा क्या हुआ ये बताइए मुझे। देखिए ये रहा आपके सामने यूरोप, क्लियर है, और ये रही दोस्तों बाल्कन कंट्रीज, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैकेडोनिया, अल्बानिया, ओके। और कुछ बचा है क्या? बाल्कन कंट्रीज इसलिए क्योंकि बाल्कन माउंटेन के पास है, मोल्डोवा है ना, स्लोवेनिया, ये सब हिस्सा बन गए किसकी, बाल्कन कंट्रीज। इसका क्या नाम हो गया इसका, बाल्कन कंट्रीज। देख रहे हो बच्चों, सबको एक में जोड़ दिया, सबको एक में जोड़ दिया। और इसमें रसिया जो है सफल भी हो गया। और रसिया जो आप देखते हो ना, द सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। क्यों? इसके जस्ट ऊपर मोल्डोवा के आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा यूक्रेन, ओके, जो अभी भिड़ंत चल रहा है ना सब में, मतलब कि रशिया और यूक्रेन में। तो भाई क्या हुआ यहाँ पे, इंपेरियलिज्म का फॉर्मेशन हुआ, और सारी जो छोटी छोटी कंट्री देखी सबको एक में जोड़ दिया, और इसी क्लस्टर का नाम हो गया द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, ओके ओके, द सोवियत यूनियन। हालांकि बाद में जाकर के ये 1991 में ये भी टूट जाएगा, ज्यादा दिन तक इंपेरियलिज्म चलता नहीं है भाई, ठीक है ना। तो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब देखा यहां पे कि रसिया, तुम इतना लेके चले जाओगे तो ब्रिटेन क्या करेगा, जर्मनी क्या करेगा, ये समूह देखेगा क्या? नहीं, इन लोग भी कुछ करेगा, और इसी का नतीजा यहां पे हो जाता है विश्व युद्ध 1, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों, इसी माइंडसेट का नतीजा है, किसका, इंपेरियलिज्म का। अगर ये भावना सबके दिमाग में नहीं होती ना, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। और इसी के चक्कर में दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, उसी बोस्नो हर्जेगोविना में, ठीक है ना। किसकी हत्या कर दी गई? फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई कि भाई ये रहेगा। कुछ क्यूरेटर थे जिनका दिमाग ही खराब था, उन लोगों को लगा कि ये रहेगा तो भाई क्या होगा, बहुत ज्यादा हिस्सा चला जाएगा, रशिया के पास चला जाएगा, जर्मनी के पास चला जाएगा। अरे मूर्खो, यही वो सिंगल आदमी था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 को रोक सकता था। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल का बिल्कुल यहाँ पे उल्टा ही पड़ गया, इसी को मार डाला। अब इसको मार डाला तो ऑस्ट्रिया की जनता बोली है तुम मेरे राजा को मार दिया। तो भाई राजा को मार दिया तो भाई यहाँ पे कुछ तो बनता है ना, कुछ तो खेला होना चाहिए यहाँ पे। तो वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया, और बाकी तो आप समझ ही रहे हो यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। इसमें अगर बात करें, इसमें आपको जानना नहीं है वैसे, अगर हम बात करें इसमें अलाइज कौन कौन थे, यानी कि अलाइज मतलब कि साथी कौन कौन थे, साथी देश कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जापान और अमेरिका, ये सब एकजुट थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जर्मनी इसके विरुद्ध लड़ रहा था, ठीक है ना, जर्मनी अलग से था। फिर से अमेरिका, फ्रांस, यूके, रशिया ये सब साथ में था, और जर्मनी अलग से लड़ रहा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया अलग अलग, मतलब वो दोनों एकजुट था, और बाकी ये 4-5 इस वाले पक्ष में थे, ठीक है। तो भाई आपको ये देखिए बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये इसी को समझाने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्यों। सबसे पहली बात, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया, अच्छी बात थी, यहां तक सही था। लेकिन कहते हैं ना कि धर्म को मानना चाहिए, हाँ मानना चाहिए, मेरे हिसाब से मानना चाहिए, लेकिन उतना भी धर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो आपकी शिक्षा को, वो आपके लाइफ प्रोसेसिंग को तबाह करके रख दे, ठीक है ना। उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज वो आपके लिए हानिकारक है, इस जो कि आप दोस्तों
इस चैप्टर में देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा नेशनलिज्म मतलब क्या, इंपेरियलिज्म तो आना ही था। ओके, और वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता अगर कुछ वैसा घटित नहीं होता तो, ठीक है ना। तो देखिए 200 साल लगभग लग गए इसको, 200 साल का ये रिजल्ट है वर्ल्ड वॉर 1। ओके, तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कहीं पे अगर दिक्कत है तो आपको उस पर विचार किया जाएगा आपके साथ। और अगर दिक्कत है भी तो आप थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस पे ले जाओ, थोड़ा सा इसको पीछे लेके चले जाओ, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। काफी ज्यादा तेजी में पढ़ाना था, ठीक है ना, तो हम हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है हमारा, और इसके बाद हम लोग जुड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग सही से पढ़ाई करो। और मैंने जैसा बोला है आपको, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे, जैसा कि मैंने वादा किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके ना, तो इसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे और लॉन्ग भी होगा। ओके, तो सारी तरह के क्वेश्चंस का एक मिक्सचर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप थ्योरी को देखें। आप थ्योरी आपने पढ़ा है यहाँ पे, आप इसके पहले भी इसका पार्ट 1 आ चुका है। ओके, ठीक है ना, तो आप उसको जाकर के भी जरूर देखें, ठीक है ना, तभी ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आप लोग अपना ख्याल रखो, सही से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।